Hey everyone, this is me Summi Jha and you are watching While Learning Classes, your ultimate destination for knowledge and growth. Guys, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं टू ऑटम बाय जॉन किड्स, यानी कि एक जॉन किड्स की काफ़ी सारी ऑड्स है, उसमें से ये वन ऑफ द फेमस ऑड में एक है टू ऑटम। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, साथ में कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर से शेयर करना है कि वीडियो आपको लगी कैसी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑड का मतलब हमको पता है, मैंने इससे पहले भी आपको जो है ऑड टू नाइट एंगल के ऊपर पोएम बताया है। तो ऑड का मतलब क्या होता है, किसी भी टॉपिक पे जब हम उसी टॉपिक के बारे में उस पोएम में बात करते हैं तो हम उसको बोलते हैं ऑड। ठीक है, जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे ऑड डिस्कस किए हैं। इस वाले में हम ऑटम सीज़न के ऊपर जो है वो ऑड डिस्कस करेंगे, यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि पूरा का पूरा जो पोएम है वो शरद ऋतु के ऊपर जो है वो डेडिकेट होगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। टू ऑटम इज़ एन ऑड बाय द इंग्लिश रोमांटिक पोएट जॉन किड्स रिटन इन 1819। यानी कि टू ऑटम जो है ये एक ऑड है जिसको इंग्लिश रोमांटिक पोएट जॉन किड्स ने जो है वो लिखा है 1819 में। इट इज़ द लास्ट ऑफ हिज 6 ऑड्स। तो उन्होंने काफ़ी सारे ऑड्स लिखे हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना कि उनका 6 ऑड्स उन्होंने लिखे हैं टोटल। तो उसमें से ये लास्ट आखिरी ऑड था। एंड विच इंक्लूड ऑड टू अ नाइटिंगेल, जिसमें ऑड टू अ नाइटिंगेल भी है, ऑड टू एन ग्रीसियन अर्न भी है। तो ये सब उनके कुछ ऑड्स हैं, टोटल 6 ऑड्स हैं, उसमें सबसे आखिरी ऑड्स जो है वो ये वाला है। विच आर सम ऑफ द मोस्ट स्टडीड एंड सेलिब्रेटेड पोएम इन द इंग्लिश लैंग्वेज। ये जो है अंग्रेज़ी भाषा की सबसे अधिक प्रशंसा करने वाला, अध्ययन करने वाला कविता में से जो है वो उनकी एक कविता है। द पोएम प्रेजेस ऑटम डिस्क्राइबिंग इट्स एबुडेंस, हार्वेस्ट एंड ट्रांजिशन इनटू विंटर एंड यूजेस इंस्टेंस सिंसीरियस इमेजरी टू एलिवेट द फ्लीटिंग ब्यूटी ऑफ द मोमेंट। टू Autumn is the last major work that Keats completed before his death in Rome in 1821, where the 25-year-old कहाँ गया हम where the 25-year-old succumbed to tuberculosis। इसमें क्या होता है, ये जो कविता है काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा करने वाली कविताओं में से उनकी एक है। और इस कविता में जो है ऑटम सीज़न के ऊपर यानी शरद ऋतु के ऊपर जो है काफ़ी सारी तारीफ़ की गई है, प्रशंसा की गई है, जिसमें जो ऑटम सीज़न की किस तरीके से ऑटम सीज़न में जो है वो फसलें उगती हैं, कितना ऑटम सीज़न में बदलाव आता है, किस तरीके से सर्दियों में परिवर्तन होता है और किस तरीके से चीज़ें चेंज होती है। बिल्कुल जो नेचर है वो बहुत सुंदर बन जाता है। पल भर में जो है नेचर का सबसे खूबसूरत सीज़न लगता है कि ऑटम ही है। टू ऑटम जो है वो अंतिम प्रमुख कृति है जिसे जो जॉन किड्स है उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले पूरा कर दिया था। जैसा कि हम जानते हैं कि जॉन किड्स की उम्र काफ़ी कम रही, यानी कि वो बहुत कम दिन तक ही जी पाए थे। वो 25 वर्ष में जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। 25 साल के अंदर ही उन्होंने अपनी कविता की जो ज़िंदगी है, कवि की जो ज़िंदगी है वो उन्होंने जी थी और मरने से पहले उन्होंने ये वाला ऑड को जो है वो कंप्लीट कर दिया था। तो 25 ईयर्स की उम्र में जो है उनकी मृत्यु हो गई थी ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। अब यहाँ पे देखो आगे हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं समरी को डिस्कस करने के लिए। सो ऑटम द सीजन एसोसिएटेड विद मिस्ट एंड जनरल सेंस अ काम एबुडेंस, यू आर एन इंटीमेट फ्रेंड ऑफ द सन whose heat and light help all these fruits and vegetables grow. You work closely with the sun to make lots of fruit grow on the vines that wrap around the roof edges of the farmhouses. You work to make so much fruit grow that is way down the branches of the mossy apple trees that grow outside the farmhouses. Together, you and the sun make every fruit completely ripe. You make grouts swell and hazel shells grow fat with a sweet nut inside. You make the flowers grow new buds and keep growing more, and when these buds bloom, bees gather the flower pollen. Those bees think your warmth will last forever because summer brought so many flowers and so much pollen that the beehives are now overflowing with honey.
अब हम इसका मतलब समझेंगे। सबसे पहले जो ऑटम सीज़न है वो शरद ऋतु का मौसम होता है। ये ऐसा मौसम होता है जब गर्मी ख़त्म हो जाती है और ठंड का जो है वो आगमन होने लगता है, यानी कि ठंड की शुरुआत होने लगती है। तो ठंड का शुरुआत जो है वो अचानक जब होता है तो ऐसा तो नहीं है तुरंत ठंडी हो जाती है। हल्का हल्का मौसम जो है वो अच्छा होता है, यानी कि गर्मी ख़त्म हो जाती है और ठंड भी जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं आती है। वो टाइम जो है वो जो पत्ते होते हैं वो हल्के येलोइश हो जाते हैं, ऑरेंज येलोइश हो जाते हैं, फिर पत्ते टूट के गिर जाते हैं, नए पत्ते आते हैं। बड़ा सुहाना मौसम होता है शरद ऋतु का। तो उसी मौसम का जो है इसमें जो कवि है वो पूरा वर्णन कर रहे हैं और चीज़ें बता रहे हैं। तो जब स्टार्ट होता है ये पोयम तो स्टैंजा में लिखा है कि शरद ऋतु वह ऋतु है जो कोहरे और शांति से भरी होती है। बिल्कुल मतलब उस समय जो है इतना सुहाना मौसम हो जाता है, हल्का धुंध हल्का फोग जो है वो आने लगता है, क्योंकि ठंड का जब आगमन होगा तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा थोड़ा मिस्ट होगा, थोड़ा थोड़ा कोहरा जो है वो आएगा। तो वैसे ही हल्का कोहरा है और शांति जो है वो हर तरफ जो है वो शांति भरी हुई है। अब बोला जा रहा है कि तुम सूरज की घनिष्ठ मित्र हो, यानी कि जो सीज़न है ऑटम सीज़न है, शरद ऋतु सीज़न है, उसको बोला जा रहा है कि तुम जो है वो सूरज की जो है वो काफ़ी पक्की दोस्त है, मित्र है, जिसकी गर्मी और रोशनी से ये सभी फल और सब्जियां जो है वो उगती है। क्योंकि ऑटम के समय ही जो है वो फसलें जो है वो काफ़ी अच्छा होता है और फिर अंत आते आते जो है उसको फसलें कटती हैं, अनाज उगते हैं, फल भी बहुत सारे मतलब उस समय जो है वो अच्छे खिले उगते हैं। तो वही बोला है कि जो ऑटम सीज़न है वो सूरज की बहुत अच्छी दोस्त है और उसकी सूरज की गर्मी और उसका कॉम्बिनेशन से जो है फल और सब्जियां जो है वो उगती है। तुम सूरज के साथ मिलकर के जो है वो काम करती हो ताकि खेत के घरों की छतों के किनारे से लिपटी जितनी भी लताएं हैं वो ढेर सारे उसमें जो है वो फल उग सके। यानी जितनी भी बेल है रूफ के अराउंड, जो भी फार्म हाउसेस में जितनी भी बेलें हैं, जितनी भी लताएं लटकी हुई हैं, उसमें जो है वो बहुत अच्छे जो है वो फल उग सके। तुम इतना अधिक फल उगाती हो कि ये खेतों के बाहर उगने वाले काई से ढके सेब के पेड़ों की शाखाएं को भी जो है तुम झुका देती हो। यानी कि इतने सारे ब्रांचेस में जो है, पेड़ में जो है, ब्रांचेस में, शाखाओं में, एप्पल्स के ट्री में जो एप्पल्स आ जाते हैं कि उनके जो बेल हैं, उनकी जो शाखाएं हैं वो झुक जाती है। ठीक है, तो टुगेदर यू एंड सन, यानी कि तुम दोनों जो है वो मिल करके सूरज और जो शरद ऋतु है दोनों मिल करके काफ़ी ज़्यादा फल को जो है वो उगाते हो, पकाते हो। ठीक है, अब आगे बोला है तुम लौकी को जो है वो फूलने देती हो, यानी कि लौकी जो है वो तुम्हारे मौसम में, तुम्हारे टाइम में जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो उगता है, अच्छे तरह से ग्रो होता है। हेज़लनट के छिलकों को मीठे मेवों से भर देती हो। तुम फूलों में नई कलियां उगाती हो और उन्हें बढ़ाती हो आगे। मतलब जितने फ्लावर्स हैं वो फ्लावर्स एक जगह नहीं रहते, काफ़ी ज़्यादा उसकी जो डालियां हैं, उनकी जो बेलें हैं वो काफ़ी जगह जो है वो फैलती रहती है। और जब ये कलियां खिलती है तो मधुमक्खियाँ उनमें जो है वो क्या करती है, पराग इकट्ठा करती है। क्योंकि मधुमक्खियों का क्या काम होता है कि वो जो है शहद बनाती है ना मधुमक्खियाँ, तो उन्हीं सब में से उस समय ही जो है मधुमक्खियों का भी, बीज का भी जो है वो रोल होता है। वो भी अपना काम उस समय करती हैं तुम्हारे सीज़न में। वे मधुमक्खियाँ सोचती है कि तुम्हारी गर्मी हमेशा बनी रहेगी। उनको तो नहीं पता कि ये सीज़न आया है अभी ख़त्म हो जाएगा, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और अपना काम जो है वो करना शुरू कर देती हैं। क्योंकि गर्मी ने इतने सारे फूल और पराग, क्योंकि गर्मी के समय फ्लावर्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा खिल जाते हैं और ऑटम में तो और ज़्यादा फ्लावर्स सुंदर लगते हैं। तो वो लोग जो है, मधुमक्खियाँ जो है फ्लावर्स से अपना काम करना शुरू कर देती है, रस लेना शुरू कर देती है। और जब अब मधुमक्खियाँ जो है सारे फ्लावर्स के रस लेकर के अपना कार्य कर करके जो है वो मधुमक्खियाँ जो है छत्ते में जो है वो शहद भर देती हैं। ठीक है, अब उनके जो शहद है नाउ ओवरफ्लोइंग विद हनी, तो उनके जो मधुमक्खियों के जो छत्ते हैं वो शहद से जो है बहुत ज़्यादा भर जाते हैं उस सीज़न में। आगे हमारा नेक्स्ट स्टैंजा है, Who hasn't noticed you autumn in the places where your bounty is kept? Any person who finds themselves wandering about is likely to find you sitting lazingly on the floor of the building where grain is stored and notice your hair lifted by a light wind that
separated strands of hair in the same way a harvester might separate the components of a grain of wheat. Anyone might also find you asleep in the fields on an incompletely harvested crop, fatigued because of the sleep-inducing aroma of the poppies. In that case, the scythe which you had been using to cut the crops would be cast to the side. It would just be lying there, and therefore the next section of the twisted flower would be saved from being cut. Sometime autumn you are like the agricultural laborer who picks up loose cutting from the fields after the harvest. Like this laborer who has to be observant, you watch the stem with your full heavy head of fruit and leaves. Other times you patiently watch the machine that juices the apple for cider, noting how the juice and pulp slowly oozes out of the machine over the course of many hours. अब हम इसका मतलब समझते हैं हिंदी में। अब यहाँ क्या बोला गया है? अब यहाँ बोला गया है कि जो ऑटम सीज़न है, जो शरद ऋतु सीज़न है, उसे बोला गया है कि तुम्हें कौन नहीं देखता। तुम्हें जो है हर कोई देखता है, हर कोई पसंद करता है तुम्हारे सीज़न को। कौन तुमको जो है वो नोटिस नहीं करता? वहाँ जहाँ तुम्हारी भरपूर फसलें और उपज जो है वो संग्रहित होती है। यानी कि जब ऑटम सीज़न आता है तो काफ़ी सारे फसलें हो जाती हैं, भरपूर मात्रा में फसलें हो जाती हैं। उपज जितनी भी उपज होती है, यानी कि गेहूं का या किसी भी फसल का जो है उपज होता है, वो सब जो है हर तरफ से जो है वो भर जाता है। जो कोई भी घूमते हुए वहाँ पहुँचता है वह तुम्हें अनाज के भंडार में आराम से बैठे हुए देख सकता है। यानी कि वो जो सीज़न है वो इतना ज़्यादा फसलें उगाता है कि उस समय कोई भी अगर इंसान आए तो वो तुमको देख सकता है कि तुम किस तरीके से अनाज के भंडार के ढेरों में आराम से बैठी हुई हो। हल्की हवा तुम्हारे बालों को उठाती है जैसे कोई किसान गेहूं के दाने अलग कर रहा हो। ठीक है, फार्मर जिस तरीके से गेहूं के दाने को अलग करता है उस तरीके से जो हवाएं हैं हल्की हल्की उसी तरीके से चलती हैं, तुम्हारे बालों को उड़ाती है। यानी कि ऑटम सीजन में जो हवा चलती है, जिस तरीके से फसलें उगी फसलें जो हैं वो हल्का हल्का लहराती हैं, पत्ते लहराते हैं, तो ऐसे लगता है कि कोई किसान जो है वो गेहूं के दाने जो है वो अलग कर रहा हो, हार्वेस्टर कर रहा हो। कोई तुम्हें खेतों में अधूरी कटी फसलों के पास सोते हुए भी देख सकता है, थकी हुई और अफीम के फूलों की मीठी खुशबू से आराम करते हुए। उस समय तुम्हारी दरांती, यानी फसल काटने का कोई औजार होता है जिसको दरांती कहते हैं, पास में पड़ी रहती है और इस वजह से अगली फसल की पंक्ति कटने से जो है वो बच जाती है। यानी कि जो सीज़न है, इस सेकंड जो पैसेज है, सेकंड जो स्टैंजा है, उसमें कहीं ना कहीं यही बताया गया है कि किस तरीके से जो है वो ये जो सीज़न है वो आलस का सीज़न होता है। यानी कि इस टाइम जब इतने फसलें उगती हैं, फसलें कटती हैं, अनाज जो है वो उगता है, तो शरद ऋतु जो है एक तरीके से आराम करता है इस सीज़न में, इस स्टैंजा में, इस सीज़न में यही बताया गया है। यानी कि शरद ऋतु को उस व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है जो अनाज भंडार की फर्श पर आराम से सुस्ताया हुआ है अपना काम करके। एक हल्की हवा शरद ऋतु के बालों को इस तरह से हिलाती है जैसे किसान जो है वो गेहूं को दानों से अलग कर रहा है। शरद ऋतु की अधूरी कटी फसलें की पंक्तियों में ऐसा दिखाया गया कि वो आराम से सोया है, अफीम के फूलों में जो है वो मदहोश होकर के बैठा हुआ है। यानी कि कंपेयर किया जा रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, और फिर यहाँ पे बोला गया है साइथ। साइथ का मतलब होता है, जिसे मैंने आपको बताया, दरांती, यानी एक तरह का औजार होता है जिससे जो है फसलों को काटा जाता है। तो वही बोला गया है उसका जो दरांती है, उसका जो साइथ है वो एक और रखी हुई है जिससे अगली फसल की पंक्तियाँ जो है वो भी कटेंगी। लेकिन ये सीज़न, ये मौसम इतना अच्छा है कि सब जो है वो उस मौसम में खो जाते हैं, जिस वजह से जो आगे की फसलें हैं वो कटने से जो है वो जो है वो बच जाती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब बोला है कि कभी कभी तुम उस किसान की तरह होती हो जो कटाई के बाद गिरे हुए दानों को इकट्ठा करता है। ध्यान से और धैर्यपूर्वक तुम नदी के पास खड़ी होकर अपनी भारी पत्तियों और फलों से भरे सिर के साथ उसे देखती हो। यानी कि काफ़ी चीज़ों के साथ, नेचर्स के साथ जो है इस पहले स्टैंजा में जो है वो उसको कंपेयर किया जा रहा है। दूसरी बार तुम सेब के रस निकालने वाली मशीन के पास खड़ी होती हो, यह देखती हो कि कैसे रस धीरे धीरे घंटों तक मशीन से बहता है। यह सब
दिखाता है कि शरद ऋतु कितना शांत है, संतुलित है और सुकून भरी होती है। यानी कि ये ऐसा समय होता है जिसमें बहुत आलस आया होता है। इंसान किसी चीज़ों को घंटों घंटों भर खड़े होकर के देखता है, उससे वो कितना ज़्यादा फोकस है, कितना ज़्यादा शांति है चारों तरफ के। जिस तरह से वो अनाज के खेतों में लेटा हुआ है, सुस्ता रहा है, वो दिखाता है कि वो कितना ज़्यादा शांत है, संतुलित है और सुकून भरी जो है वो ये मौसम होता है। ये पूरा इस तरह से जो है वो दिखाया गया है। ठीक है, तो यही बताया गया है इसमें कि कभी कभी शरद ऋतु उन श्रमिकों की तरह दिखाया गया है जो खेतों से गिरे हुए दानों को सावधानी से इकट्ठा करते हैं, कितना धैर्यपूर्वक काम करते हैं। और अंत में तो मैंने बताया है, वो दिखाया गया है कि किस तरीके से घंटों घंटों भर जो है वो मशीन से सेब का जो जूस है वो निकालते हुए वो देखता है। अंत में शरद ऋतु को उस मशीन को ध्यान से देखते हुए दिखाया गया है जो सेब का रस निकालती है। इस तरह से पूरे उसमें यही पता चलता है कि कितना आराम और ठहराव है इस वाले मौसम में। अगला जो है थर्ड स्टैंजा, वेयर इज़ द म्यूजिक दैट कैरेक्टराइज स्प्रिंग, फॉर एग्जाम्पल बर्ड सॉन्ग। आई रिपीट, वेयर इज़ इट? Don't think about the spring and its typical music. You have your own music. अब यहाँ बोला गया है वसंत ऋतु की वह संगीत ध्वनि कहाँ है जो इसे विशिष्ट बनाती है। यानी कि वसंत ऋतु ये जो समय है, इसमें इतना अच्छा मौसम है, इतनी अच्छी हवा चलती है, तो उसका ध्वनि होगा ना जो उसको और भी ज़्यादा सुंदर बनाता है। और इस समय जब ये जो मौसम सुहाना मौसम होता है तो पक्षियाँ भी बहुत चहचहाते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए कौन सा म्यूज़िक का बात वो कर रहे हैं? बर्ड सॉन्ग की, यानी कि पक्षियों के चहचहाने की। मैं फिर से पूछता हूँ, यहाँ आई रिपीटेड वेयर इज़ इट, मैं फिर से पूछता हूँ कि वे कहाँ हैं, वो ध्वनियाँ कहाँ हैं। डोंट थिंक अबाउट द स्प्रिंग एंड इट्स टिपिकल म्यूजिक, वसंत और उसके पारंपरिक ध्वनि के बारे में मत सोचो, तुम्हारे पास तुम्हारा अपना खुद का संगीत है। द बैकग्राउंड ऑफ योर म्यूजिक इज अ सीन इन विच ब्यूटिफुल shadowed clouds expand in the evening sky and filter the sunlight such that it casts pink upon the fields which have been harvested. Your music includes gnats which hum mournfully among the willows that grow along the river banks and which rise and fall according to the strength of the wind. It includes mature, fully grown lambs that make their baa sound from the fence of their hilly enclosure. It includes crickets singing in the bushes and a red-breasted bird that softly whistles from a small garden. And lastly, it includes the growing flock of swallows which rise and sing together against the darkening sky. अब वही बोला है कि वसंत ऋतु की ध्वनि कहाँ है, वही ध्वनि जैसे कि पक्षियों का चहचहाना। फिर से वो अगेन ये सेम क्वेश्चन पूछते हैं और कहते हैं वसंत और उसकी पारंपरिक ध्वनि के बारे में मत सोचो, तुम्हारे पास जो है तुम्हारा खुद का संगीत है। तुम्हारे संगीत की पृष्ठभूमि में एक ऐसा दृश्य है जहाँ सुंदर छायादार बादल शाम के आसमान में फैले और सूर्य की रोशनी को इस तरह से छानते हैं कि वह कटे हुए खेतों में गुलाबी रंग बिखेर देती है। यानी कि स्प्रिंग की यानी कि ऑटम सीज़न की जो खूबसूरती है, उसका मौसम, उस कितना छायादार बादल आ जाता है शाम के समय, सूरज की रोशनी को काटते हुए गुलाबी रंग बिखेरती है, तो मौसम ये कितना सुंदर होता है। ये इसका खुद का ही एक ध्वनि है। तुम्हारे संगीत में वे गुनगुनाती हुई चींटियाँ तक शामिल है जो नदी के किनारे पर उगने वाली विलो की शाखाओं के बीच उदास धुन में गाती है और हवा की गति के अनुसार ऊपर नीचे उठती है। यानी कि जो ये सीज़न है वो इतना अच्छा है, इतना मधुर है कि बर्ड्स जो चींटियां हैं वो भी अपनी आवाज़ में गुनगुनाती हैं। इससे वे उसमें इस वाली ध्वनि में वो भेड़ भी शामिल हैं जो अपनी पहाड़ी बाड़े के पास मामा की आवाज़ निकालती हैं। यानी कि भेड़ों की आवाज़ भी जो है, यानी कि स्प्रिंग को यानी कि कहीं से भी ऑटम सीज़न को अपने लिए साउंड की लाने की ज़रूरत नहीं है। उसके खुद के साउंड्स है जिसमें पक्षियों का चहचहाना, चींटियों का बात करना, चींटियों का मतलब आवाज़ निकालना, भेड़ों का आवाज़ निकालना, ये सब जो है वो उस ध्वनि में शामिल है। इसमें झाड़ियों में गाने वाले झिंगूर और एक लाल छाती वाला पक्षी तक शामिल है जो एक छोटे से बगीचे में धीरे धीरे सीटी बजाता है, यानी कि विसल बजाता है। ठीक है। और अंत में इसमें उन बढ़ती हुई निगल पक्षियों का झुंड भी शामिल है
जो अंधेरे आसमान के खिलाफ उठते हैं और सामूहिक रूप से जो है वो टुगेदर जो है वो गाना गाते हैं। ठीक है, तो क्या क्या ऑटम सीज़न का आवाज़ है, क्या क्या ऑटम सीज़न की म्यूज़िक है, उनका संगीत क्या क्या है, वो इसमें पूरे स्टैंजा में दिखाया गया है। तो फर्स्ट स्टैंजा में हमने देखा कि किस तरीके से ऑटम सीज़न यानी कि शरद ऋतु का मौसम और सूरज मिलकर के जितने भी फल हैं उसको पकाते हैं और जितने भी बेलें हैं, फ्लावर्स हैं, उसको उगाते हैं, कितना ज़्यादा उनमें तालमेल है शरद ऋतु में और सूरज में। दूसरे स्टैंजा में दिखाया गया कि शरद ऋतु बहुत संतुलित शांत मौसम है, ऐसा मौसम है जिसमें शरद ऋतु को दिखाया गया कि वो आराम से आलस्य समय में लेटे हुए हैं, यानी कि ये मौसम कितना ज़्यादा सुकून वाला है पूरा उसमें दिखाया गया है। और थर्ड स्टैंजा में दिखाया गया है कि शरद ऋतु का संगीत क्या क्या है, चींटियों का बोलना, पक्षी का चहचहाना या भेड़ों का बोलना, ये काफ़ी सारे पक्षियों की बात की गई है, वो सब की आवाज़ें जो है वो इसका संगीत है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इस पोएम की थीम की तो हम लोग थीम को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे टू ऑटम एक्सप्लोर्स थीम ऑफ नेचर्स ब्यूटी, द साइकिल ऑफ लाइफ एंड ट्रांजिएंट नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। इट सेलिब्रेट ऑटम एज अ सीजन ऑफ एबुडेंस एंड फुलफिलमेंट वेयर द राइपनेस ऑफ नेचर मिरर अ sense of contentment and completion. The poem reflects on the inevitable passage of time, subtly acknowledging mortality while embracing the sensory richness of the season. Through vivid imagery and a harmonious tone, kids capture the unity between humanity and the rhythm of nature. यहाँ बोला गया है कि जो टू ऑटम है उसमें प्रकृति की सुंदरता के बारे में, जीवन के चक्र के बारे में, किस तरीके से साइकिल जीवन का चलता है और अस्तित्व की अस्थिरता जैसे गहरे विषयों की खोज की गई है। ये शरद ऋतु को एक समृद्धि और संतोष की ऋतु के रूप में जो है वो मानता है, यानी किस तरीके से जो है ये शरद ऋतु जो है वो काफ़ी संतुष्टि देता है, काफ़ी ज़्यादा मन को शांत रखता है, जहाँ प्रकृति जो है वो काफ़ी ज़्यादा संपूर्ण है और संतोष की भावना को दर्शाती है। कविता जो है वो समय के अनिवार्य प्रभाव पर विचार करती है कि मृत्यु को सूक्ष्म रूप से स्वीकार करते हुए, लेकिन ऋतु की यानी कि ये जो हमारा शरद ऋतु का मौसम होता है इसमें काफ़ी सारे जो पुराने लीव्स होते हैं वो टूट जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, बट फिर से किस तरह से नए नए लीव्स उग करके मौसम को अच्छा कर देता है। तो वो हमको कहीं ना कहीं सीख देता है कि लाइफ में जो है वो हर चीज़ का एक अंत होता है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ में नई शुरुआत नहीं होती। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है वो चित्रित कर रहा है। और जो किड्स हैं वो मानवता और प्रकृति के लय के बीच में एकता को पकड़ते हैं। टू ऑटम यानी कि शरद ऋतु को जीवन के चक्र का प्रतीक माना गया है, जिसमें हर तरह की सिचुएशन आती है, लेकिन हमको जो है बिल्कुल शांत रहना चाहिए, बिल्कुल स्थिर रहना चाहिए, परिपूर्णता और स्थिरता के साथ हमको हर चीज़ को जो है वो बैलेंस करके चलना चाहिए। ठीक है, दोनों जो है वो शामिल है। तो इसी के साथ ये पोएम कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, साथ में कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर से शेयर करना है कि आपको वीडियो लगी कैसे है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।